वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आज 4 मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन पीटीआई की इमदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन अदालत के 2 केसेस में पेशी थी, जबकि इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना था, जहां उन्होंने एक मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात हजफ करने के मुतालिक भी दरखास्त दायर कर रखी थी। और इमरान खान इंसाद दहशतगर्दी और बैंकिंग कोर्ट के जो अदालतें हैं, इनमें आज मतलूब थे। खान साहब वहां पर अपीयर भी हुए हैं और कुछ उन्हें रिलीफ भी मिला है। मगर जो तोशाखाना रेफरेंस जो फौजदारी केस इसके ऊपर चल रहा था, वहां पर इमरान खान के ऊपर जो है वो अदम पेशी के हवाले से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के अभी अहकाम सादर हुए हैं। अब तमाम सूरत हाल के मुताबिक देखना यह है कि इमरान खान के पास लीगल ग्राउंड्स क्या बची हैं, किन किन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, लीगल रेमेडीज क्या होंगी, और इन तमाम चीजों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एक तसादुम का खदशा भी नजर आ रहा है। क्या पुलिस इनको अदालत के अहकाम के बाद गिरफ्तार करने जाएगी या नहीं, एक अजीब गैर यकीनी की सूरत हाल सामने आ रही है। और ये इंतहाई संगीन मामला है जो पाकिस्तान की इस तमाम अदालतों को, पाकिस्तान की इंसाफ की सिस्टम को और पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को चैलेंज दे रहा है। अब खान साहब इन तमाम सिनारियों पर उनकी हिकमत अमली क्या होगी, और एडिशनल सेशन जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कौन सा तरीकाकार है, इमरान खान 11 कोर्ट में पेश हो सकते हैं, कचहरी में क्यों नहीं पेश हो सकते। इस चीज को लेकर पहले भी अदालतों में भाम रहा था कि खान साहब अपीयर क्यों नहीं हो पा रहे। खान साहब की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो हिफाजती जमानत मंजूर हुई थी, इन चीजों के ऊपर अदालतें पहले भी मशकूक थी। अदालत इनको कहती थी कि जो आपकी MLR है वो पेश की जाए कोर्ट में। खान साहब वो अपीयर नहीं कर पाए क्योंकि उस MLR के ऊपर भी कुछ तहफुजात बरकरार है। अब इन तमाम चीजों के ऊपर जो सेशन जज ने खान साहब को जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और जो समाअत है वो 7 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अब इन तमाम चीजों में देखना यह है कि एक तरफ पाकिस्तान मौशरत से भी जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के निजाम हुकूमत और निजाम इंसाफ को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। खान साहब इसके ऊपर जो हिम्मतें अपनी अपनाएंगे वो किस कदर होगी, जारहाना होगी या वो गिरफ्तारी देने जाएंगे। अगर वो गिरफ्तारी देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इसके ऊपर क्या करने जाएंगे, या वो भी गिरफ्तारियां देंगे। खान साहब एक तरफ जेल भरो तहरीक में चला रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से मामला के अंदर इससे भी निबर्द आजमा है। और इन तमाम चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी आ रही है कि इमरान खान को एक तरफ पकड़े जाने का खदशा है, दूसरी जानिब मौशरत को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने के बारे में खबरें आ रही हैं। इसी मुतालिक IMF के मुतालिक भी खबर आई है कि IMF के साथ अभी स्टाफ लेवल के मुआहदे शुरू नहीं हो सके। वो स्टाफ लेवल के जो मुआहदे शुरू नहीं हो सके तो इन चीजों में जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी और ऊपर से मौशरत के मामला, एक तरफ पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, निजाम इंसाफ को चैलेंज कर रहे हैं और निजाम मौशरत को भी चैलेंज कर रहे हैं। और खान साहब जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई कड़ा वक्त आता है, खान साहब की पार्टी की जानिब से जो है एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये अदालत जो है इस वक्त खान साहब को जिस नहज पर लेकर आई है, खान साहब सरेंडर करेंगे या खान साहब कोई एहतजाज करेंगे। एक नया जो है वो प्रेसिडेंट सेट खदशा है कि शायद खान साहब गिरफ्तारी ना दे और एक तसादुम का माहौल क्रिएट हो जाए। पाकिस्तान के दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ तो कई कारकुनान भी जो है वो अरेस्ट हुए हैं और बहुत से कारकुनान को उनके शहरों से की बजाय दूसरे जेलों में भी जो है वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आम आवाम के इशूज यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई में इजाफा, IMF के साथ मुज़ाकरात में, और इन तमाम चीजों का है वो क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के इस तमाम सिस्टम में जहां पर अदालतें भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान का निजाम हुकूमत और निजाम इंसाफ भी चैलेंज में है। तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाएगी और हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इस तमाम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा, अपना शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, क्योंकि नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं तोशा खाना रेफरेंस में जो फौजदारी मामला बना था। अब इस तमाम सिनेरियो में देखना यह है कि क्या बाकी इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होते, जो कि उन्होंने एडवांस में ही हाई कोर्ट में जो है वो कबल गिरफ्तारी जमानत दायर कर रखी है, क्या उसके ऊपर भी कोई फैसला आ जाएगा? इसके अलावा इमरान खान के पास क्या क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है, लीगल रेमेडीज क्या मौजूद है, इस तमाम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वकास अबरेज साहब माहिर कानून हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वकास साहब, तमाम सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब की जमानत जो है वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अब गिरफ्तारी ही होगी या खान साहब को उससे पहले कोई हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? मेरे ख्याल में अभी रिलीफ मिल जाएगा, चूंकि ये जब भी किसी शख्स को समन किया जाता है उस पोस्ट टू बी अक्यूज पर्सन इन एनी केस, तो समन के बाद बेलेबल रेस्ट वारंट दिए जाते हैं। अगर वो फिर भी पेश नहीं होता तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मा सवाए कि वो जो है वो नॉन बेलेबल रेस्ट वारंट गिरफ्तारी जारी करे, किसे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब होता ये है कि क्या ये सस्पेंड हो सकते हैं, ये एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आप ये सस्पेंड करवाना चाहते हैं देन यू नीड टू नॉक द डोर ऑफ द एपलेट कोर्ट, जो कि इस केस के अंदर हाई कोर्ट था। और हाई कोर्ट में उन्होंने वो चले गए हैं और मेरे ख्याल में ये सस्पेंड हो जाएंगे। दो तीन चीजें हाई कोर्ट भी जो है वो अपने जहन में रखेगी। एक तो बाउंड करेगी इनको कि वो कल जो है वो मुतलका कोर्ट के सामने पेश हो जाएं जिसकी तरफ से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। दूसरी चीज हाई कोर्ट के जहन में ये भी आएगी, चूंकि इस वक्त अवाम बड़ी मुतशद्दद नजर आ रही है, अनार की जो है वो बढ़ सकती है, इसके अंदर कोई ब्लड बाथ या ब्लड शेड का भी खतरा है। सब लोग कारकुना ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन बनती जा रही है कि अगर खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते तो जो है कारकुनान भी जो है वो अग्रेसिव होंगे इस तमाम सिनेरियो को लेकर। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अगर खान साहब जो है वो रिलीफ हासिल नहीं कर पाते हाईकोर्ट से इस टाइम में, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या कानूनी ऑप्शन मजीद मौजूद होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी तो मौजूद नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट अल्टीमेटली रिलीफ देगा। अगर नहीं देता, आइदर वे कोई फैसला आ जाता है तो फिर ही वुड बी अरेस्टेड, जो कि रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनको अरेस्ट करेंगी, और अरेस्ट करने के बाद पोस्ट अरेस्ट बेल इनकी फाइल की जाएगी। और अरेस्ट करके जो मैक्सिमम प्रोसेस इनका अप्लाई किया जाएगा इस कोर्ट की हद तक, वो ये किया जाएगा कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको 24 घंटे के लिए रखा जाएगा, कल मुतलका कोर्ट में पेश करके उनको जो है वो उनका ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो विक्शिएट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर जब वो कोर्ट के सामने पेश होंगे फिर कोर्ट फैसला करेगी फर्दर उनकी कस्टडी के बारे में, उनकी गिरफ्तारी के बारे में। लेकिन ये जो ब्रंट गिरफ्तारी है ये सिर्फ और सिर्फ कल तक इफेक्टिव है, क्योंकि कल तक ये समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा इस केस के अंदर जो तोशाना केस जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, कल क्योंकि इनको पेश करना था, अब कल तक अगर मैक्सिमम भी इनको गिरफ्तारी कर ली जाती है फॉर जस्ट एक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो कोर्ट तक पहुंचने तक है। जैसे ही उनको कमरा अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जो कोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी कि टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट पर्सन बिफोर द कोर्ट, ताकि कोर्ट उनके बारे में फैसला कर सके। उसके बाद ये जो वारंट है वो सस्पेंड हो जाएंगे। अच्छा, तो का साहब, ये अगर जो ऑर्डर्स हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं, अब बात तो है ये अभी बेल की हद तक, अल्टीमेटली इसका ट्रायल तो चलना है। और ट्रायल में आप इस केस को किस तनाजुर में देख रहे हैं? खान साहब की ग्राउंड्स कैसी हैं, और जो इलेक्शन कमीशन और तोशाखाना रेफरेंस है उसकी ग्राउंड्स कैसी हैं? खान साहब उसमें से निकलते हुए नजर आते हैं हमें? देखिए, दिस इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान, चूंकि आपको याद होगा कि माजी बईद के अंदर हमने एक केस इस तरह का देखा जिसमें जो कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ, उनके ऊपर भी यही चार्ज था कि उन्होंने अपने एसेट्स जो थे वो कंसील किए थे, एंड ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी राइचियस एज जीएस सादिक एंड अमीन अंडर 62 और 63 एफ के तहत। तो मैं ये समझता हूँ वकास साहब, कि इसमें अगर इसमें एसेट्स कंसील करने वाली बात है तोशाखाना रेफरेंस में, ये तो सबके सामने नहीं था। नहीं, ये एसेट्स कंसील इस तरह किए गए कि जो उन्होंने घड़ियां बेची, वो घड़ियां बेच के जो उनको इनकम आई वो इनकम उन्होंने अपने गोशवारों के अंदर जाहिर करनी थी। क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन एक्ट जो 2017 है उसके अंदर क्रिस्टल क्लियरली लिखा गया है कि हर वो शख्स जो कि मेंबर है मजलिस शूरा पार्लियामेंट, चाहे सेनेट हो चाहे नेशनल असेंबली हो,
उसके जो भी एसेट्स हैं उसने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर, जो कि जून के महीने तक उसने सबमिट करने हैं। अगर वो जाहिर नहीं करता तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और यही हुआ कि उन्होंने वो शो नहीं किया, लेकिन एडमिट कर लिया कि ये चीजें उनके तसर्रुफ में थी और उन्होंने ये चीजें खरीदी हुई थी, और लेटर ऑन फिर उसको हमगादा भुगतना पड़ा, इनको नाहल किया गया 63(1)(p) के तहत, और एट द सेम टाइम इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस जो है वो केसेस स्टार्ट किए गए। तो कासब क्या समझते हैं अब इस वक्त इमरान खान को 3 से 4 केसेस का सामना है। आज भी वो इस्लामाबाद में 4 केसेस में उन्होंने अपियर होना था। तो एक बैंकिंग कोर्ट्स में भी मामला चल रहा है, टेररिज्म कोर्ट में भी मामला चल रहा है और तोशा खान रेफरेंस भी चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि किन केसेस के अंदर इमरान खान साहब को ज्यादा खतरा लाहक है? नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है कि अल्टीमेटली खान साहब के ऊपर ये ट्रायल भी चलना है। अभी तक तो मामला बेल की ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन अगर ट्रायल चलेगा तो वहां पर खान साहब के पास अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या पोजीशन होती है, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का मामला है और कंसीलमेंट ऑफ जो एसेट्स है वो तो नजर आता है कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपने जो गोशवारे जमा करवाए हैं एफबीआर में, जब इलेक्शन कंटेस्ट करते वक्त जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, उनमें इनका जिक्र उस तरह मौजूद नहीं था। तो अब इमरान खान इस चीज से कैसे निकलेंगे? और अल्टीमेटली बैंकिंग कोर्स का भी मामला सामने है, दहशतगर्दी कोर्स का भी मामला सामने है, और जो मजीद जो इम्पैक्टेबल क्रिएट हो रहा है वो ये है कि खान साहब के जो इस वक्त हवारी हैं और खान साहब की जो पूरी जमात है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है। वो एहतजाज भी कर सकती है, एक अनारकी फैलने का खदशा है। और इस तमाम चीजों के ऊपर आप देखना ये है कि खान साहब की जमात कानूनी जंग लड़ेगी या इसको सड़कों पर लेकर जाएगी। वकास अब्रेज साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। वकास साहब, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि किस केस में खान साहब को ज्यादा खतरा लाहक है, क्योंकि बैंकिंग कोर्स में भी मामला चल रहे हैं, इस्दाद दहशतगर्दी का भी मामला है और ये तोशा खान रेफरेंस भी है। आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा इम्पैक्टेबल है खान साहब के लिए? नाजरीन, ये तमाम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अपडेट्स जो है वो आती जा रही हैं, दोबारा समात का भी आगाज हुआ है। हम ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा चैलेंज मईशत में है। मईशत को लेकर पाकिस्तान IMF के पास गया, IMF का दरवाजा खटखटाया, IMF के वक्त को पाकिस्तान के ऊपर तरस भी आया, वो पाकिस्तान आया भी। तकरीबन 9 दिन मुज़ाकरात चले, लेकिन स्टाफ लेवल के मुआहदे नहीं शुरू हो सके। जो 9 फरवरी को शुरू होने थे वो अब मार्च में शुरू होंगे। आखिर ताखीर किस वजह से है? मतलूबा अहदाफ जो है IMF की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर लागू किए गए थे उनमें से बेशतर तो पूरे कर दिए गए, लेकिन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो अभी तक पेंडिंग है और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अभी तक एक बर्डन जो है वो IMF की जानिब से बरकरार है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इमरान एजाज साहब मौजूद है, माहिर मुआशियात है। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये स्टाफ लेवल के मुआहदे अभी तक शुरू नहीं हो सके IMF के साथ पाकिस्तान के, ये बर्डन क्या है, ये बैरियर क्या है? और अगर हमने उनके मुतालबात तस्लीम कर भी लिए हैं, जैसा कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, इसके अलावा तकरीबन 25% जो GST है वो भी लागू की जाने वाली, तो फिर आखिर बैरियर्स क्या है? क्यों नहीं मामला ठीक तरीके से हल हो पा रहे? जी हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें जी, सबसे इस वक्त जो टॉप एजेंडा IMF का था वो ये था कि जितनी भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो जितने भी लोग हैं, उन सब की जो हिडन जायदाद है या जो भी जिसने है वो सारे एसेट जो है वो डिक्लेयर किए जाएं और बाकायदा उनको भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए। सबसे टॉप के ऊपर IMF का यही एजेंडा था, जिस एजेंडे के ऊपर जाके ये आपके स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात जो है ये बिल्कुल डेडलॉक जिसमें बरकरार है अभी तक। और इसी डेडलॉक की वजह से अब तक हुकूमत जो है वो हमें यही कह रही है कि ये डेडलॉक शायद 5 दिन में हल हो जाएंगे, चाहे 10 दिन में हल हो जाएंगे, चाहे 15 दिन में हल हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी दोबारा फिर हमें 10 अप्रैल तक का बताया गया, लेकिन आई थिंक सो कि हमें लग रहा है कि इसमें मजीद ज्यादा डिले किया जाएगा। देखें, दूसरे एंड के ऊपर अवाम के ऊपर जो जो IMF की दूसरी जो शराय थी वो बिल्कुल लागू कर दी है, जिसमें फ्यूल प्राइस है, जिसमें सेल टैक्स है, शरह सूद में इजाफा, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन जो IMF का टॉप एजेंडा है वो टॉप एजेंडा वही अभी बरकरार है कि वो कह रहे हैं कि जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट जो भी अशराफिया बेसिकली तौर पे आपके मुल्क की हैं, उन सब के जो एसेट हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए। अगर वो एसेट डिक्लेयर नहीं होंगे तो IMF आपसे होने चाहिए। बिल्कुल, दूसरे मुतालबात उनके तस्लीम कर लिए गए और ये भी बड़ा जायज मुतालबा है, ये तो बड़ा अप्रिशिएटेबल है, लेकिन फिर इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा? एक सवाल। और दूसरी बात यह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इसके अलावा उसके पास क्या ऑप्शन है? अल्टीमेटली कबूल तो करना ही है, तो फिर ताखीर किस वजह से?
देखें बेसिकली तौर पे उन्होंने जो हमारे पे टर्म्स एंड कंडीशन जिसकी वजह से अभी तक ये मामला डिले हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जरूर शामिल है ना। अगर तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासी सूरत हाल बिल्कुल ठीक होती तो हो सकता है वो जिस तरह पहले कई टेनोर में इस शराइत से विड्रॉ कर चुके हैं, हो सकता है इस दफा भी वो इसको ना हुक एंड कुक इम्प्लीमेंट करवाते। लेकिन इस दफा उनको पता है कि इस दफा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम जो ब्यूरोक्रेट, जो अशराफिया है, उसका कम से कम हमें पता तो चल जाए कि उसके पास इस मुल्क के पास जखायर हैं कितने, इस मुल्क के पास इस यहाँ पे जो काम करने वाले गवर्नमेंट के ऑफिसर, जो ब्यूरोक्रेट है, एक्चुअली उनकी जायदाद है क्या। अभी तो मुझे डर है कि ये लग रहा है खुदा ना खास्ता अगर हम इसमें से बैकफुट पे चले जाते हैं तो कहीं FATF अगली दफा कहीं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल के सबसे पहले यही इंप्लीमेंटेशन ना करा दे शर्त अपनी कि भाई सबसे पहले तो आप अपने मुल्क में बताएं कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है ना। अगर कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट जिसके पास कोई पेमेंट इतनी ज्यादा है तो उसने भी तो सर उसको किसी ना किसी एंगल से पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर करना है। तो अगर वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में उसको यूटिलाइज करेगा तो हो सकता है कल को ये FATF की जो एक तलवार एक आपके ऊपर बड़ी मुश्किल से आपके ऊपर से खत्म हुई है, हो सकता है ये तलवार दोबारा आपके ऊपर आ जाए। पॉइंट बड़ा वैलिड है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि हम IMF से निकल के कहीं फैटफ के चुंगल में ना फंस जाएं और वो हमारे लिए ज्यादा अजियतनाक होगा। लेकिन इस तमाम सिनारियों के ऊपर, इस तमाम सिनारियों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तमाम माहौल में फरवरी, मार्च और ये जनवरी में जिस तरह ये सियासी माहौल बना हुआ है, कोई बड़े फैसले तो हुकूमत नहीं कर पाएगी। IMF के साथ मुतालबात में जो मुज़ाकरात हैं वो भी उस तरीके से नहीं हो पाएंगे। अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है अदालतों से, 9 मार्च तक इमरान खान साहब की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। अब ये कुछ सड़कों के ऊपर जो एक केओस का माहौल है ये कुछ कम होगा, तो इसका फायदा होगा इन मुज़ाकरात में IMF के साथ जो हमने स्टाफ लेवल पर करने हैं। सर बिल्कुल नहीं होगा हमजा भाई, तब तक नहीं होगा जब तक अदालतें फ्री एंड फेयर इस केस के ऊपर अपना फैसला सुना नहीं देती, जब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर देता, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके मुल्क में, IMF आपको ₹1 नहीं देगा। ये चीज 110% इंश्योर है। IMF सीधा क्यों नहीं कहता? IMF सीधा क्यों नहीं कहता कि इंतखाबात करवाएं सबसे पहले, ये दूसरी तीसरी चीजों को छोड़े सबसे पहले इंतखाबात करवाएं? सर हो सकता है IMF ने ये कह दिया हो, हम तक आप तक ये खबर ही ना हो सकता है बैकडोर के ऊपर यही खबरें हो कि IMF ने अपनी शराइत में ये सारी चीजें साफ कही हो, लेकिन पाकिस्तानी आपकी तरफ से ये खबर चला दी जाए कि IMF की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे साथ ये है कि इलेक्शन करवा लिए जाए, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खत्म किया जाए। देखिए खबर चलने की तो बात ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त IMF का एजेंडा है क्या, IMF आपको क्यों नहीं पैसे दे रहा। देखिए सबसे पहले आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है क्या? है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर आप आज आपकी अदालतें सारी चीजें पॉलिटिकल इश्यूज आपके सॉल्व हो जाते हैं तो IMF को आपको पैसे देने में हर्ज क्या है? वो पहले भी तो आपको पैसे दे रही थी, अभी वो दे देती। पैसे देने में हर्ज इमरान साहब ये भी है ना कि आपका जो ट्रैक हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा IMF के साथ। आपने स्टेबल हुकूमतों के दौर में भी जो उनसे मुआहदे किए थे वो कब आपने पूरे किए? तो ये कंसर्न्स तो है उनके, रिजर्वेशंस तो है उनकी। देखें वो सारी रेजर्वेशन तो आपको पता है साथ साथ चलती रहती हैं। वो रेजर्वेशन तो जब से वो हमें IMF फंड दे रही है उस वक्त से, वो जैसे ही एक फंड की किस्त खत्म होती थी उसके बाद जब अगली किस्त हमें देते थे उसके साथ वो मजीद 2 शराइत उसमें ऐड कर देते थे। लेकिन अब इस दफा सिचुएशन ये है कि इस दफा उन्होंने अपनी शराइत के साथ बहुत सारी चीजें उनको नजर आ रही हैं। अगर इतना सब कुछ होना होता तो अब तक IMF हमें बड़े आराम से किस्त दे चुका होता। वो आए 15 दिन, हमने उनकी मेहमान नवाजी की, सब कुछ किया, वो पता चला जी कल किस्त आ रही है, परसों आ रही है, फिर 10 दिन पे वजीर आजम को क्यों हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये कहना पड़ता है कि स्टाफ लेवल की मीटिंग पे 10 दिन ये भी आती है, कुछ अफवाह ये भी उड़ती है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी IMF की फेवर में है। वो मजीद जो है वो चाहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे पाकिस्तान में ताकि वो मजीद अपने मुतालबात मनवा सके सूरत हाल में और फिर एंड पर जाकर कहे कि अब इलेक्शन करवाएं। देखें IMF के अलावा भी बहुत सारी ताकतें जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो तो यही चाहती है ना कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी रहे और चीजें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं। देखें इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपने इंटरनल क्राइसिस में मसरूफ है, उसको हर तरह के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक सुपर पावर है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है जिसके पास सुपर पावर है। लेकिन आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए खुदा ना खास्ता तो पूरे मुल्क में क्या हेडलाइन होगी कि एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, एक मुस्लिम रियासत जो डिफॉल्ट हो गई है। तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन होगी दुनिया के लिए। लेकिन हमें सोचना चाहिए ना कि हमें वही है जिस तरफ आपने इशारा किया, अल्टीमेटली टारगेट उनका वही है जिस तरफ आपने। अच्छा बिल्कुल, उन्होंने अपने टारगेट से पीछे नहीं हटना, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी शायद उनको सूट करती हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाकर वो क्या नया कर पाएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत क्या नया कर पाएगी, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है।
लेकिन इन तमाम का असर जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अब पेट्रोल को मजीद जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा किया जाने वाला है, ये ओगरा ने समरी भेज दी है, जबकि आलमी मार्केट में जो है वो तेल सस्ता हो रहा है। तो ये पेट्रोलियम लेवी को और ये जीएसटी को एडजस्ट किया जाएगा? पेट्रोलियम कीमतों को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं या ये अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी, क्या देख रहे हैं आप? देखें पहली तो बात यह है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको कहूं तो हमारे पास अगले महीने के लिए जो पेंशनर है उनको देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। अब हुकूमत ने वो सारे जो अपने जो डेफिशिएट है वो कहां से कंप्लीट करने, उसके लिए उनके पास वाहिद और पक्का हल होता है पेट्रोल के ऊपर फौरी तौर पे प्राइस उसकी इंक्रीज कर दे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है आज या कल में पेट्रोल की प्राइस मजीद इंक्रीज होगी। जब तक आईएमएफ आपको बेल आउट पैकेज नहीं देता तब तक आपको इसी तरह ही 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करके उस डेफिशिएट को थोड़ा सा रिकवर बेस के ऊपर लाना पड़ेगा। बल्कि आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जो मल्टीनेशनल सेटअप जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिस तरह एक डीएचएल बहुत बड़ा एक नाम है जिसका पाकिस्तान में सेटअप है, उन लोगों ने भी अपना ऑपरेशनल जो है वो पाकिस्तान में महदूद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन जो है उसको बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखें आपके पास रेमिटेंस भेजने के लिए पैसे ही नहीं है, डॉलर ही मौजूद नहीं है। अब इन कंपनी ने जो अपना जरिए मुबादला यहाँ पे इकट्ठा करना है, उसके बाद उन्होंने इसको रिमिट करना है उस कंट्री में जहां से ये इंपोर्ट होके आई है। तो डेफिनेटली अगर स्टेट बैंक या किसी जगह के ऊपर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो इसको नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। समझते हैं इमरान साहब, देखिए आप इकोनॉमी का बेहतर समझते हैं, आपकी बात अपनी जगह पर वजह होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि अवाम ही क्यों पिसती है? ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके हम फिर भी क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, तो कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हुकूमत के पास कि वो इस तरह कर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा ना करे? देखें दूसरे ऑप्शन तो आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद थे ना, लेकिन इसके लिए अगर पिछले 5-10 सालों से आपने कोई वर्किंग की होती तो आज आप इस तरह की सिचुएशन में ना होते। उसके लिए आपके पास देखें, आपके पास ईरान का भी एक रास्ता मौजूद था, उसके बाद आपके पास सीआईएस स्टेट का पूरा लिंक था ट्रेड के लिए। ईरान के साथ तो सर सैंक्शंस है ना, ईरान के साथ हम बहुत इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईरान के साथ ना करें, आपके पास सीआईएस सेक्टर पूरा खुला है, आप ये थ्रू अफगानिस्तान पूरा सीआईएस स्टेट में जाएं, आगे तक अपनी ट्रेड को है वो इंक्रीज करें। आपके साथ एक लैंड का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप उसको ऑन करते, एक्सपोर्ट को अपनी बढ़ाते। लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट में भी बिल्कुल फारग, हमारा रॉ मटेरियल वो बांग्लादेश चला जाता है, वहां से स्टिच होकर आगे अमेरिका चला जाता है। ये भी तो सवाल है ना, क्या खास एक्सपोर्ट करते हैं? ज़राए अजनास के अलावा हम क्या खास एक्सपोर्ट करते हैं जो हम अपना रेवेन्यू बेहतर तरीके से चला पाते हैं? देखें हमारे पास टेक्सटाइल की हमारी मसनूआत है, हमें टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए था, उनको रिलीफ देना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट कम से कम आज अगर बांग्लादेश स्टैंड कर रहा है तो बांग्लादेश की आज ज़राअत में अपने आप को खुद कफील बनाया, बांग्लादेश भी आज वही टेक्सटाइल में अपने आप को प्रमोट कर रहा है। हमारी कपास, हमारी यान जो है वो यहाँ से बांग्लादेश जाती है, वहां से स्टिच होता है, वो उसको महंगे दामों आगे यूरोप की और यूएसए की मार्केट में फरोख्त करता है। क्या हम इस तरह नहीं कर सकते थे? हमारा चावल आज दुबई में जाता है, दुबई से आगे रीपैक होकर पूरी दुनिया में बिकता है। सब कर सकते थे। व्हाट इज द राइट ऑप्शन राइट नाउ? अब हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? पेट्रोलियम मसनूआत में अगर हम इजाफा ना करें उनकी कीमतों में तो फिर क्या करे हुकूमत? उसके बाद भी तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर, बिल्कुल कोई ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बिल्कुल हम तो बिल्कुल बंद गली में दाखिल हैं, हम इस वक्त बिल्कुल पिसना पड़ेगा, अवाम को पिसना पड़ेगा हर सूरत में। और अवाम तो माशाल्लाह आपको पता है हमारे दोस्त ममालिक क्या हमें डूबते हुए देखना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? चीन ने तो रोल ओवर कर लिया, बाकी दोस्त ममालिक कहते थे कि आईएमएफ के साथ आपके मुज़ाकरात कुछ ठीक तरीके से बैठेंगे तो हम भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। चले हमने पूरा गेन नहीं किया वो टारगेट, लेकिन 50% तो किया ना, तो हमें उनकी तरफ से कोई भी खास जो है वो हेल्प तो नहीं मिल सकी। मेरा ख्याल है कोई मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और कोई टॉप लेवल के बंदों को वहां पे जाना पड़ेगा और जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि आप जो है कम से कम एटलीस्ट कम से कम कुछ अरसे के लिए ये नहीं होता तो कम से कम तेल ही उधार दे दे हमें। सर आपके प्राइम मिनिस्टर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके वजीर खजाना सारे प्रोजेक्ट तो खुद हेड कर रहे हैं, तो फिर कौन से टॉप लेवल के बंदों की हमें जरूरत है? सर जो टॉप लेवल के बंदे पहले भी जाते रहे, इंशाल्लाह ताला वही जाके कुछ ना कुछ मसले हल कराएंगे तो मसले हल होंगे सऊदीया के साथ, अदरवाइज आपको उधार तेल कोई भी नहीं देगा। अच्छा, ये आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं पता नहीं हमें वो बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब चले हम बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, अब पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का क्वेश्चन, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का क्वेश्चन, इन तमाम चीजों में इलेक्शन ही वाहिद हल है या कोई इकोनॉमी का कोई ऐसा सेटअप भी बन सकता है, कोई मौशी इमरजेंसी लगाकर हम सेव कर सकते हैं? बिल्कुल दो रास्ते हैं हुकूमत के पास। अगर तो वो इलेक्शन अनाउंस करना चाहती है तो फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करके मुल्क में स्टेबिलिटी लाए, आईएमएफ से अपने मामला जो वो हल कराए, दोस्त ममालिक से कुछ वक्त के लिए उधार तेल लाए और इस जो पाकिस्तान के मुआशती हालात जो है इसके ऊपर साल 2 साल 6 महीने के लिए कुछ कंप्रोमाइज हो जाए। दूसरा हाल ये है कि अगर वो समझते हैं कि इस चीज के ऊपर डिले है या कुछ नहीं हो सकता तो फिर एक इमरजेंसी लगानी चाहिए।
वो इमरजेंसी लगा के कम से कम एटलीस्ट मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको एक जगह के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके उनसे बताया जाए कि इस वक्त हमारे मुल्क के ये हालात है कि इन सारी लड़ाई में इमरान गरीब आदमी साहब जो किस तरह बार बार ये मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमें सख्त फैसले करने पड़े। इमरान खान साहब ने जो हुक्म अदूली या मुआहदा उनसे सही तरीके से नहीं चला पाए थे IMF के साथ, क्या बाकी ऐसी सदाकत है? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि ना मेरे दौर में बड़ी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। सर देखें, बात करने का वही मकसद है ना। अभी हम PTI वालों से बात करते हैं तो वो मैं यही कहते हैं जी, अगर ठीक है जी, अगर आप समझते हैं इतने मुश्किलात में हालात ये वाले हैं तो आपने हुकूमत क्यों ली? तो बात करने का मकसद यही है ना कि देखिए हम तो इसी तरह ही कहते हैं ना, ये तो जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा पिछली हुकूमत के लिए कोई ना कोई सुरंगे जो है वो खोद के जाती है कि ताकि एटलीस्ट कुछ वक्त उनको लगे इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। लेकिन इस दफा मामला ज्यादा इसलिए खराब है कि इस दफा जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कि मतलब उस इस सिचुएशन में हर 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 सियासी जमात जो है वो सड़कों के ऊपर है। अगर आप देखें तो हर सियासी जमात सड़कों के बिल्कुल ऊपर है। इमरान साहब, बिल्कुल मुझे क्लोजिंग पर जाना है सर, मेरा वक्त बहुत मुख्तसर है। एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल उसको शॉर्ट रिमार्क्स में दीजिएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान को कुछ कवानीन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डाल देती है। कम से कम फाइनेंशियल मैटर्स को किसी ऐसे धारे में डाल दिया जाए कि हम ये ब्लेम गेम से निकल पाए। सर मेरा ख्याल है जो IMF की जो शराइत है ना, जिसके ऊपर अभी तक डेडलॉक बरकरार है, अगर वो शराइत मान ली जाए ना तो फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में अगली जो हुकूमत आएगी ना उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेबल ही होंगी। अच्छा, वही वही सबसे बेहतरीन हल है। सर आपका बहुत एग्जैक्टली शुक्रिया वही प्रोग्राम हल में है। वक्त देने के लिए। इमरान एजाज साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम सूरत हाल देखी। एक तरफ पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, दूसरी जानिब सख्त फैसले करने पड़ेंगे और अवाम को भी बेयर करना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक? अब इन तमाम चीजों का जो हल है वो निकलना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल जो है वो सरापा एहतजाज है और उसकी बिल्कुल जो है वो अखीर हो गई है। अब इन तमाम चीजों के ऊपर हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।